नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप सीएनपी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी आईटीआई के लेवल में टेक्निकल जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये विशेष करके सीएनपी के लिए तैयार की गई है। ये मॉडल सेट नंबर 3 है, ठीक है? इसमें हमने अभ्यास हेतु मॉडल प्रश्न तैयार किए हैं। 120 टोटल क्वेश्चन है हमारे पास। 120 नंबर के क्वेश्चन नंबर पे एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और टोटल 120 नंबर आएगा, ठीक है? और टाइम रहेगा हमारे 2 घंटे का। तो आइए शुरू करते हैं आज का मॉडल सेट। मॉडल सेट में प्रश्न है हमारे पास, ऑटोमोबाइल उद्योग में कुछ प्रकार के हबों को पावर ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नीचे बने अच्छा, इसमें चित्र है, मैंने चित्र नहीं डाला हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझा, आधा इंच बीएसपी थ्रेड में प्रति इंच चूड़ियों की संख्या होती है। ऑप्शन है हमारे पास 8, 11, 14 या 19। तो अब बताना कि आधा इंच ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड में चूड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आधा इंच में जो है हमारी कितनी चूड़ी होती है? जौवा चूड़ी होती है, ठीक है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लीफ पर ऑफसेट विधि द्वारा टिप्पा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सेंटर का प्रयोग किया जाता है? पेन सेंटर, हाफ सेंटर, बॉल सेंटर या टिप सेंटर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑफसेट विधि में जो है बॉल सेंटर को यूज करते हैं, ठीक है? और प्रेसिंग करते समय जब आप प्रेसिंग करेंगे तो उसमें हाफ सेंटर को यूज करते हैं। देख, प्रेसिंग करते टाइम देखिए, ऑफसाइड विधि से टेपर का नहीं करते टाइम किसका उपयोग करेंगे? बॉल सेंटर का। गन्ना प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस का प्रयोग करके स्क्रू देख के फ्लैंक कौन और फार्म को चेक किया जा सकता है? नट गेज, थ्रेड माइक्रोमीटर, ऑप्टिकल प्रोजेक्टर, स्नैप गेज? करेक्ट आंसर क्या होगा उसका? इसको लेके फ्लैंक को है और फार्म को चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑप्शन सी, ऑप्टिकल प्रोजेक्टर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक चेन में सम संख्या में पिच और स्प्रॉकेट में विषम संख्या में धागे या इसके विपरीत हो तो ऐसा क्यों किया जाता है? यह प्रत्येक समय विभिन्न चैन पिच को उसी धातु से संपन्न करने से रोकता है। यह प्रत्येक समय एक ही चैन पिच को उसी धातु से संपर्क करने देता है। यह प्रत्येक समय एक ही चैन पिच को उसी धातु के संपर्क में आने से रोकता है। या फिर ऑप्शन डी, प्रत्येक साथ से चैन पिच को उसी धातु के साथ संपर्क करने से नहीं लेना है। तो इसका राइट आंसर क्यों है? तो ये जो था, प्रत्येक समय एक ही चैन पिच उसी धातु के संपर्क से टूटता है। ऑप्शन सी हमारा होगा राइट आंसर। अनुपस्थित एम 68 द्वारा टिप्पणी संयुक्त साइज कौन सा है? 14, 40, 45 और 16, 50 0.03 या 18.2 उसका करेक्ट आंसर बताना आपको क्या? क्या राइट आंसर होगा इसका? इसका फॉर्मूला टेप साइज। सही बराबर क्या होता है? टेप साइज माइनस 2 इंटू 0.6134
इंटू पिच। ठीक है, टेबल साइज कितना है हमारा 16 -2 इंटू 0.6134 इंटू M16 के लिए पिच कितनी होती है 1.5 या फिर 1.75। तो फाइन के लिए कितना 1.75 या 2 के बीच में रखेंगे, तो कोर्स के लिए कितना होगा 1.5 और फाइन के लिए कितना होगा हमारा 1.75। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन बी। सेंट्रल लेथ पर टेलीस्कोप स्पिंडल का उद्देश्य क्या होता है? कैच प्लेट को पकड़ना, सेंट्रल लेथ को पकड़ना, डॉग को पकड़ना या ड्राइविंग प्लेट को पकड़ना। अभी सेंट्रल लेथ पर टेल स्टॉक स्पिंडल का उद्देश्य क्या होता है? एक तरफ देखो, एक तरफ होता है हमारा हेड स्टॉक और दूसरा होता है टेल स्टॉक। हेड स्टॉक में जो है हम जॉब पकड़ते हैं, और टेल स्टॉक में क्या पकड़ते हैं हम, टेल स्टॉक में लेथ सेंटर को पकड़ते हैं ना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। इसमें नीचे था ड्राइंग में दर्शाएगा चिन्ह में इन आउट का चिन्ह बताइए। तो इन आउट का चिन्ह जो होता है इस तरीके से होता है, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना, ऑप्शन में दिया नहीं। फ्लैटनेस का सिंबल इस तरीके से होता है और पोजीशन का जो है इस तरीके से होता है, ठीक। जैसे पूछा इन आउट के लिए हमें इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। अगला, गैस वेल्डिंग में विभिन्न साइज की पिलर रॉडों का प्रयोग किया जाता है। पिलर रॉड का चयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? वेल्डिंग पोजीशन पर, गैस का प्रकार, मटेरियल की थिकनेस और जोड़ी जाने वाली धातु का प्रकार। तो गैस वेल्डिंग करते समय जो फिलर रॉड जो होती है, फिलर रॉड का चयन जो है हम मटेरियल की थिकनेस के ऊपर करते हैं, ठीक है। जितने मोटी थिकनेस मतलब प्लेट होगी उसके हिसाब से हम फिलर रॉड का चयन करते हैं। अगला, गैस कटिंग नोजल कई साइज में पाए जाते हैं। गैस कटिंग के लिए नोजल का साइज किस कारक पर निर्भर करता है? कट की अवधि, ऑक्सीजन की शुद्धता, मटेरियल की थिकनेस या कटिंग ब्लो पाइप का प्रकार। तो इसका भी जो यूज करते हैं हम मटेरियल की थिकनेस के आधार पर करते हैं। अगला, एक जॉब के कर्व एज का रेडियस 58.5 mm है। इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा चेक किया जाता है? रेडियस है फ्लैट गेज, स्नैप गेज, प्रोफाइल गेज या माइक्रोमीटर। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, प्रोफाइल गेज द्वारा। कटिंग टूल की सैंक पर निम्नलिखित में से कौन सा स्टैंडर्ड टेपर पाया जाता है? मैट्रिक टेपर, मूस टेपर, ब्राउनर शार्प टेपर या जर्नो टेपर। कटिंग टूल की सैंक पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मूस टेपर पाई जाती है। 0 से 7 में 8 साइज में मिलती है। 3 डिग्री का इसका टेपर होता है। ये भी ध्यान रखना। अगला, जब धातु की हार्डनेस का गुण बढ़ाया जाता है तब निम्नलिखित में से किस गुण में वृद्धि होती है? ब्रिटलनेस, टफनेस, मैलिबिलिटी या टेनासिटी। जब धातु की हार्डनेस बढ़ती है तो हार्डनेस के साथ साथ क्या उसमें ब्रिटलनेस भी बढ़ती है, ठीक है। ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर होगा।
बिटरनेस को कम करने के लिए क्या करते हैं हम? टेम्परिंग। तो ना साधारण कैलिपर का साइज दिया जाता है, इनकी टांगों की लंबाई से, एक सिरे से दूसरे सिरे तक की लंबाई से, या रिविट या कील के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, रिविट या कील के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक इसका साइज लेते हैं। अगला जेनिक कैलिपर का दूसरा नाम है, क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर या मार्किंग कैलिपर। तो जेनिक कैलिपर को अन्य कौन से नाम से जानते हैं हम? हर्माफ्रोडाइट कैलिपर या ऑर्डर लेग कैलिपर भी बोलते हैं। अगला श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है डाई बनाने के लिए, चाबी घाट बनाने के लिए, पैटर्न बनाने के लिए। तो श्रिंक रूल का उपयोग कहाँ करते हैं? पैटर्न मेकर द्वारा। पैटर्न बनाने के लिए पैटर्न मेकर द्वारा श्रिंक रूल का यूज किया जाता है। अगला डाई इसको ट्राई स्कोर पर साइज किया जाता है स्टॉक की लंबाई से, स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक, या ब्लेड की लंबाई या चौड़ाई से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक। अगला ट्राई स्कोर का प्रयोग जॉब चेक करने के लिए किया जाता है 90 डिग्री कोण पर, लंबाई पर, या 40 डिग्री कोण पर, 45 डिग्री कोण पर। तो ट्राई स्कोर जो होता है 90 डिग्री के कोण पर चेक करता है स्क्वायरनेस और फ्लैटनेस। फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए ट्राई स्कोर का यूज करते हैं। अगला ब्रिटिश माइक्रोमीटर का लिस्ट कौन होता है? 0.01 इंच, 0.001 इंच, 0.000 इंच। तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर जो होता है 0.001 इंच में रीडिंग लेता है, और मैट्रिक प्रणाली 0.01 mm। अगला ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पेंडल पर कटी चूड़ियों की पिच होती है 1/15 इंच, 1/10 इंच, या 1/40 इंच। तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर में जो होती है 1/40 इंच होती है। अगला है माइक्रोमीटर का सिद्धांत होता है दो स्केल के अंतर पर, नट और बोल्ट पर, रैक और पिनियन पर। माइक्रोमीटर जो है नट और बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है, लीड और पिच के सिद्धांत पर माइक्रोमीटर कार्य करता है ना। अगला एक माइक्रोन का मान होता है 0.01 mm, 0.001 mm, या 0.001 mm। तो एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? एक एम एम बराबर कितने एम एम एक एम एम बराबर कितने होते हैं? 1000 माइक्रोन। एक माइक्रोन बराबर कितना है? 1/1000 mm। मतलब ऑप्शन सी, 0.001 mm। अगला मैट्रिक माइक्रोमीटर की चूड़ियों की पिच होती है 1 mm, आधा mm, या 1/4 mm। तो मैट्रिक माइक्रोमीटर की पिच जो होती है आधा mm, ऑप्शन बी सही, और 0.5 mm। मैट्रिक माइक्रोमीटर की रेंज होती है 12 mm, 0.5 mm, या 25 mm। तो माइक्रोमीटर की रेंज होती है 25 mm तक होती है, 25, 50, 75, 100, ऐसे इसकी रेंज होती है, ठीक है। और साइज की बात करें हम तो माइक्रोमीटर का साइज 0 से 25, 25 से 50 ये उसका साइज होता है, और 25, 50, 75, 100 इसका रेंज होती है। अगला स्मॉल इंसाइड माइक्रोमीटर से कम साइज का सुराग मापा जा सकता है 10 mm, 5 mm, या 15 mm। स्मॉल इंसाइड माइक्रोमीटर का जो
कम से कम लीस्ट काउंट की बात करें तो वो कितना होता है, 5 mm तक होता है, ठीक है। 5 mm तक हम इसका न्यूनतम साइज माप सकते हैं। अगला है मैट्रिक माइक्रोमीटर। मैट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है 0.00, 1 mm, 0.01 mm या 0.1 mm। ये मैट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है 0.001 mm। अगला मैट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है, सॉरी ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.01 इंच, 0.0001 इंच या 0.001 इंच। तो ब्रिटिश माइक्रो वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट जो होता है 0.0001 इंच। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो। अगला माइक्रोमीटर की धातु होती है स्टेनलेस स्टील, एन बार स्टील या क्रोमियम स्टील। माइक्रोमीटर की जो स्टील मटेरियल जो होता है वो एन बार स्टील का बना होता है। अगला है माइक्रोमीटर के एनविल व स्पेंडल के फेस बने होते हैं कार्बाइड के, टंगस्टन के या क्रोमियम के। तो एनविल और स्पेंडल के फेस होते हैं कार्बाइड के 3 mm टिप के बने होते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। माइक्रोमीटर में धनात्मक त्रुटि होती है। अच्छा, इसमें ध्यान रखना माइक्रोमीटर में जो धनात्मक पॉजिटिव एरर होती है कुल रीडिंग से उसको घटाते हैं और नेगेटिव में कुल रीडिंग जो आती है उसमें उसको जोड़ते हैं। ये क्या बोल रहा है कि धनात्मक त्रुटि होती है जब एनबिल और स्पेंडल के फेस मिलाने फर्स्ट स्लीप की 0 लाइन या डेटम लाइन से थिम्बल 0 आगे चली जाए तब धनात्मक त्रुटि होती है, या फिर जब थिम्बल की 0 स्लीप की डेटम लाइन से पीछे रह जाए, जब थिम्बल की स्लीप 0 स्लीप की डेटम लाइन की सीध में हो, और जब एनबिल और स्पिंडल के बीच में खाली स्थान रह जाए। तो आपको बताना चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा हमारा, ठीक है। धनात्मक त्रुटि कब होती है, जब आगे चली जाती है, ठीक है। इस तरीके ये हमारा थिम्बल होता है, ठीक है। यहाँ पर ये ग्रेजुएशन अंकित होती है, मान लो ये 0 है, ठीक है। ये इस तरीके से हमारी ग्रेजुएशन अंकित होती है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ये थिम्बल हो गया, ये ग्रेजुएशन होती है, ये हमारी 0 मान लो। यहाँ पर आएगा 49 और यहाँ पर आएगा 1 2 3, ये 48। अब ये क्या बोल रहा है, ये थिम्बल हो गई ना, ये हमारा थिम्बल मान लो। अभी बोला धनात्मक त्रुटि में क्या होता है, आगे चली जाती है। यदि ये जो लाइन है हमारी आगे चली जाती है, ये 0 लाइन है हमारी, 0 लाइन से ये आगे चली जाती है तो ऐसे घूमती है ऐसे, तो तब क्या होगा, हमारी आगे चल के धनात्मक त्रुटि हो जाएगी। तो धनात्मक त्रुटि में इस रीडिंग को जो है मान लो 5 mm आगे चला गया तो 5 mm को हमको घटाना पड़ेगा, और इधर पीछे साइड रह जाए, पीछे साइड रह जाए, तो क्या होगा हमारा नेगेटिव एरर होगा, जो भी रीडिंग आएगी हमको उसमें इतनी जोड़ना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से चेक किया जाता है मेजर डायमीटर ऑफ थ्रेड, स्क्रू की पिच, स्क्रू या बोल्ट का पिच डायमीटर या थ्रेड की लंबाई। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से चेक करते हैं स्क्रू या बोल्ट का पिच डायमीटर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला है बी एनबिन माइक्रोमीटर की फ्रेम कहाँ पर बनी होती है, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री या 30 डिग्री। तो वी एनबिन माइक्रोमीटर का जो फ्रेम होता है वो 60 डिग्री में बना होता है ना। इससे जो है सेंटरलेस जॉब चेक करते हैं। जॉब चेक करने के लिए बी एनबिन माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला गियर टूथ बनिया कैलिपर से चेक किया जाता है गियर का पिच डायमीटर,
दांतों की गहराई, दांतों की मोटाई और अटेंडम, या गियर का बाहरी व्यास। तो गियर टूथ वर्नियर कैलिपर से जो है गियर के दांतों की मोटाई और अटेंडम चेक किया जाता है। अगला मैट्रिक वर्नियर कैलिपर का लिस्ट कौन होता है? 0.01 mm, 0.05 mm, 0.02 mm या 0.1 mm। तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है हमारा? 0.02 mm, ऑप्शन सी। अगला डायरीमेट्रिक वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक होता है 0.1 mm, 0.01 mm, 0.02 mm, 0.05 mm या 1 mm। 0.1 mm। राइट आंसर क्या होगा इसका? डायल वर्नियर डायल मैट्रिक वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm। अगला ब्रिटिश वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है 0.001 इंच, 0.002 इंच, 0.001 इंच या 0.005 इंच। वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच, 0.02 mm मैट्रिक प्रणाली में। अगला है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट होता है 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट। तो इसका लिस्ट काउंट कितना होता है हमारा? 5 मिनट। अगला वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के एक्यूट एंगल अटैचमेंट से कौन चेक किया जाता है? न्यून कोण, अधिक कोण, कोई भी कोण नहीं, या केवल समकोण। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के एक्यूट एंगल अटैचमेंट का उपयोग करते हैं हम न्यून कोण चेक करने के लिए। अगला साइन बार की लंबाई मापी जाती है उसकी पूरी लंबाई से, दोनों रोलर के सेंटर की दूरी से, दोनों रोलर्स के बाहरी किनारों से, या रोलर की व्यास से। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा दोनों रोलर के सेंटर की दूरी से हम इसका साइज लेते हैं। अगला डायल टेस्ट इंडिकेटर एक सूक्ष्म मापी औजार है जिससे जॉब का कोई भी साइज मापा जाता है। जॉब की पैरेललिज्म और स्ट्रेटनेस मापी जाती है, जॉब की ऊंचाई मापी जाती है, जॉब का वजन मापा जाता है। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर से क्या चेक करते हैं? इसे जॉब की पैरेललिज्म और स्ट्रेटनेस चेक करते हैं, ठीक है। समानांतर और स्ट्रेटनेस चेक करने के लिए हम डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज करते हैं। अगला गेज की धातु होती है माइल्ड स्टील की, हाई कार्बन स्टील की, टूल स्टील की या कास्ट आयरन की। तो गेज की जो धातु होती है वो टूल स्टील की होती है। टेपर गेज से मापा जाता है टेपर कौन या स्लॉट की चौड़ाई या पाइप का अंदर का व्यास, या फिर थ्रेड थ्रेड की पिच। तो टेपर गेज से क्या चेक कर सकते हैं? टेपर गेज से जो होता है स्लॉट की चौड़ाई और पाइप के अंदर का व्यास चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है थ्रेड कटिंग टूल का एंगल चेक करने के लिए, सेंटर मापने के लिए, या बाहरी माप मापने के लिए, या थ्रेड का व्यास मापने के लिए। तो सेंटर गेज का उपयोग कहाँ करते हैं? थ्रेड कटिंग टूल का एंगल चेक करने के लिए, लेथ मशीन पर थ्रेड कटिंग टूल का एंगल चेक करने के लिए, और मतलब जो कटिंग टूल को जो है सेंटर में, जॉब के सेंटर हाइट में टू करने के लिए भी सेंटर गेज का उपयोग करते हैं। फिलहाल ड्रिल एंगल गेज का कौन होता है? 50 डिग्री, 121 डिग्री, 118 डिग्री या 90 डिग्री। तो ड्रिल एंगल गेज का कौन कितना होता है? 118 डिग्री। अगला स्क्रू पिच गेज का प्रयोग होता है प्रति चूड़ियों की संख्या ज्ञात करने के लिए, स्क्रू का पिच डायमीटर मापने के लिए, बाहरी माप मापने के लिए, या स्क्रू की लंबाई मापने के लिए। तो स्क्रू पिच गेज का उपयोग कहाँ करते हैं?
स्क्रू का पिच डायमीटर मापने के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? स्क्रू स्क्रू पिच गेज का उपयोग करते हैं प्रति चूड़ी की संख्या ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, पी नहीं होगा। ठीक है, अगला फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है पार्ट्स के अंदर का माप मापने के लिए, स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए, दो मैटिंग पार्ट्स के बीच का अंतर मापने के लिए, या जॉब की मोटाई मापने के लिए। तो फिलर गेज का यूज करते हैं हम दो मैटिंग पार्ट्स के बीच के अंतर का माप गैप मापने के लिए। ठीक है, फिलर गेज जो है 3 सेट में मिलता है। गेज एक ऐसा मापी औजार है जो प्रत्यक्ष मापता है। अप्रत्यक्ष मापी औजार है, तुलनात्मक औजार है, या कोणीय माप है। तो गेज जो होता है हमारा तुलनात्मक माप देता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला ट्राइस्कोर के बिल्कुल नीचे अंडरकट लगाने का उद्देश्य होता है इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए, ट्राइस्कोर का साइज चेक करने के लिए, जॉब के किनारों की परत को स्थान देने के लिए, या वजन कम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा जॉब के किनारों पर बर्फ को स्थान देने के लिए। अगला डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है जॉब का वास्तविक साइज मापने के लिए, छोटे से अंतर को डायल पर बड़ा दिखाने के लिए, दो साइजों का अंतर मापने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।